अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। दिस इज़ जाहिद अली कमर। अच्छा जी, मैं आपको टेक्स्ट पढ़ाऊंगा आईसीएमए के सिलेबस के मुताबिक। और जहाँ तक मेरी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस का ताल्लुक है, क्वालिफिकेशन में मेरे पास मास्टर्स एमबीए इन टैक्सेशन है, एफएल इन टैक्सेशन है। आईसीएमए का फाइनेंस स्टूडेंट हूँ मैं। और मेरे पास एलएलबी की डिग्री है और एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ मैं, लाहौर। और बाकी रही एक्सपीरियंस की बात, वहाँ पे मेरे पास 15 ईयर का एक्सपीरियंस है फॉर द पर्पज ऑफ इनकम टैक्स एंड सेल्स टैक्स। और जिसमें मेरे पास इस 15 ईयर के अंदर मेरे पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस भी शामिल है, जिसमें मैंने मस्कत, जो ओमान का सिटी है, वहाँ पे काम किया है एज ए मैनेजर वैट। उसमें मैंने टीम को लीड किया था। हमारा एक प्रोजेक्ट था वैट रिटर्न फाइलिंग और एडवाइजरी का। उसमें मैं बेसिकली काम किया और टीम को लीड किया। अच्छा जी, अब हम चलते हैं सिलेबस की तरफ। जो हमारा आईसीएमए का जो मेन पर्पस आज का है, बेसिकली दिस इज द इंट्रोडक्टरी सेशन। हम इसके अंदर आपको थोड़ा सा सिलेबस का भी ओवरव्यू देंगे और आपको बताएंगे भी कि सेल टैक्स होता क्या है, सेल टैक्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं और हमने किस तरीके से कवर करना है, और बेसिक कॉन्सेप्ट भी बताए जाएंगे एग्जाम्पल्स के साथ। चलिए जी, हम सिलेबस की तरफ बढ़ते हैं। सिलेबस में, सेल टैक्स के सिलेबस में है क्या क्या। अच्छा, इस सिलेबस के अंदर, आई होप screen is visible. Let me share the screen. So yes, this is basically the syllabus of sales tax. इसके अंदर चैप्टर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 7, 8, 9। अच्छा, इसके अंदर डिफरेंट आपके चैप्टर्स हैं जिसमें हमने पढ़ना है, चीज़ों को लेके चलना है। और इसके अंदर डेफिनेशन भी शामिल है, स्कोप ऑफ पेमेंट भी है, सेक्शन 3 को कवर किया गया है। सेक्शन 13 की बात की गई है जो एग्जाम्पशन से डील करता है। सेक्शन 73 है जो डिफरेंट उसकी आपकी पेमेंट की कंप्लाइंस की बात करता है। और फिर रजिस्ट्रेशन की बात की गई है, बुक कीपिंग की बात हुई है, रिटर्न्स की बात हुई है। फिर आगे हमने कवर करना है ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज, फिर अपील्स, रिकवरी, और ये सारी चीज़ें हम आगे कवर करेंगे। हम आगे बढ़ते हैं अभी इंट्रोडक्टरी क्लास की तरफ, जिसके अंदर हम आपको बताएंगे सेल टैक्स बेसिकली होता क्या है और किस तरीके से इसकी हिस्ट्री रही है और पाकिस्तान में क्या इसका स्कोप है और किस तरीके से ये इम्प्लीमेंट हो। आज हम बेसिकली कोशिश करूंगा, मैं ट्राई करूंगा कि आपको बेसिक्स के साथ लेके चला जाए और अब बेसिक चीज़ें बताई जाएं। और वैसे भी हमारे पूरे सेल टैक्स के कोर्स के ऊपर जो आईसीएमए के सिलेबस के अंदर है, वो हमारी ऑलमोस्ट कोई 5 to 6 क्लासेस होंगी। और ये एक क्लास के अंदर हम इसको कवर अप तो नहीं कर सकते, लेकिन आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू गिव यू द बेस्ट नॉलेज एंड द ओवरव्यू ऑफ द सेल टैक्स एक्ट। चलिए जी, हम सेल टैक्स के लिए आगे बढ़ते हैं। ये आज का हमारा एजेंडा रहेगा कि हमने किस तरीके से चीज़ों को लेके चलना है। इंट्रोडक्शन होगी टू द सेल टैक्स, फिर पाकिस्तान के अंदर सेल टैक्स की क्या रजीम है, फिर सेल टैक्स का रेट क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, टाइप ऑफ गुड्स की बात करेंगे हम, सेल टैक्स की कलेक्शन की बात करेंगे, सेल टैक्स की कैलकुलेशन की बात करेंगे, कोई एक आध एग्जाम्पल कर लेंगे। फिर रजिस्ट्रेशन और फाइलिंग की बात कर लेंगे। रजिस्ट्रेशन किसके लिए रिक्वायर्ड होती है, क्यों रिक्वायर्ड होती है, और फाइलिंग कब और क्यों और किस पर्पज के लिए की जाती है और क्या टाइमिंग होती है उसकी। चलिए जी, हम आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर हम बात करते हैं जी सेल टैक्स की। अगर बात करें, सेल टैक्स बेसिकली जो है आपका एक मल्टी स्टेज बेसिकली प्रोसीजर है पेमेंट ऑफ टैक्स की। जो शुरू कहाँ से होती है, वो एक ये सप्लाई ऑफ गुड्स पे एप्लीकेबल होती है। और बेसिकली ये पहले मैन्युफैक्चर से स्टार्ट होके वो चलती जाती है आगे, कहाँ तक जाती है, एंड कंज्यूमर तक। जो कि हम एक डायग्राम से भी एक हम बना बता सकते हैं आपको। इस डायग्राम के अंदर अगर आप देखें, मैन्युफैक्चरर या इंपोर्टर। मैन्युफैक्चर क्या होता है, एक सादा अल्फाज में हम बात कर लेते हैं, डेफिनेशन की हम बाद में बात करेंगे, वो उसको सेक्शन 2 में जो डिफाइन किया गया है उसकी हम बाद में लेटर ऑन जो सेक्शन हमारे जो लेक्चर्स होंगे उसमें हम बात करेंगे। एक इम्पोर्टर वो होता है जो गुड्स को पाकिस्तान में लेके आएगा, इंपोर्ट करेगा, उसको हम इम्पोर्टर कहेंगे। मैन्युफैक्चर वो होता है जो किसी भी चीज को बनाएगा, उसको मैन्युफैक्चर करेगा। आगे हम बात करें
ये बेसिकली जो डायग्राम है ये पूरा बताता है कि सप्लाई चेन होती क्या है। हम में से सारे लोग जानते होंगे आई होप कि जी सप्लाई चेन से चीज कोई गुजर के आती है। अगर पेन की भी हम बात कर रहे हैं तो पहले वो एक मैन्युफैक्चरर अगर लोकल मैन्युफैक्चरिंग से हुई है तो वो मैन्युफैक्चर करेगा, फिर डिस्ट्रीब्यूटर को देगा या होलसेलर को देगा, फिर वो रिटेलर को देगा, फिर वो फाइनल कंज्यूमर को देगा। इसी तरीके से मैन्युफैक्चर टैक्स पे करेगा, फिर रिटेलर टैक्स पे करेगा, होलसेलर, फिर रिटेलर टैक्स पे करता है, फिर फाइनल कंज्यूमर से वो रिकवर कर लिया जाता है। फाइनली जो हम लोग होते हैं उस पे वो जो चीजें इसकी जैसे जूस हो गया या इस तरह की चीजों पे हम वो पेमेंट कर रहे होते हैं टैक्स की। वो फाइनल कंज्यूमर बेसिकली कोई भी हो सकता है, हम भी हो सकते हैं, या जो फाइनली कंज्यूम कर रहा है उस चीज को, वो उसको टैक्स बेसिकली जो बर्डन है उसका पूरे का पूरा फाइनल कंज्यूमर पे आता है। और लेकिन ये बिल्कुल इस चेन के थ्रू और इस सीक्वेंस में होके फाइनल कंज्यूमर से रिकवर किया जाता है। आगे हम बात करते हैं पाकिस्तान में इसका क्या हिस्ट्री रही है और किस तरीके से इसको चलाया गया है। पाकिस्तान के अंदर बेसिकली बिफोर पार्टीशन ये पंजाब और सिंध में रहा है डिफरेंट नेम से। और फिर 1952 में इसके अंदर कुछ चेंजिंग लाई गई, 1951 में इसको एनेक्टमेंट के थ्रू लाया गया। फिर आगे इसको जो हिस्ट्री इसकी ये मैंने आपको बता दी है थोड़ी सी, क्योंकि सिलेबस का पार्ट नहीं है तो इसके हम ऊपर इतना ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। फिर ये 1990 में ये एप्लीकेबल हो गया, जो कि आज की डेट तक एप्लीकेबल है। और ये पाकिस्तान में सेल टैक्स एक्ट जो है वो 1990 से एप्लीकेबल हुआ है। और इसमें बहुत सारी अभी तक की चेंजेस हो चुकी हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नई भी आ चुकी हैं। स्ट्रक्चरल भी चेंजेस हो चुकी हैं और प्रोसीजरल भी कुछ चेंजेस हो चुकी हैं। चलेंगे आगे, हम अभी हम बात करेंगे एज पर आवर सिलेबस, कि हमारे सिलेबस के मुताबिक हम सेल टैक्स एक्ट का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह का है। जो पहली दो चीजें हैं, प्रेम्बल और ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट, और प्लिमिनरी जो टाइटल है, जो टेरिटरी स्कोप और डेफिनेशन जो है वो चार्जिंग प्रोविजंस में आते हैं। फिर आगे जो बात की जाती है वो बात होती है आगे फर्दर चीज़ों की जो मशीनरी प्रोविजन में आते हैं, जिसमें आपकी पेमेंट हो जाएगी, स्कोप हो जाएगा, और आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, बुक कीपिंग हो जाएगी, रिटर्न फाइलिंग का, रिटर्न कैसे फाइल किया जाता है, अपॉइंटमेंट ऑफिसर कैसे होती है, ये सारा सेल टैक्स का स्ट्रक्चर है बेसिकली। ये आपके सिलेबस से ही ऑलमोस्ट हमने वो कवर किया हुआ है, कि जो आपके सिलेबस को फॉलो करते हुए हम इसको लेके चलेंगे। तो ये बेसिकली हमारा स्ट्रक्चर रहेगा और इस पर डिफरेंट क्लासेस होंगी। ये एक एक सेक्शन को हम डिटेल में पढ़ेंगे और सारी चीज़ों को करेंगे। अच्छा जी, सेल टैक्स की हम अगर बात कर रहे थे तो सेल टैक्स बेसिकली होता क्या है, हम इसको लेके चलते हैं। हम एक एग्जांपल कर लेते हैं। पहले एग्जांपल करने से पहले हम इनपुट की बात कर लेंगे, इनपुट क्या होता है और आउटपुट क्या होता है। अभी हमने एक डायग्राम से समझने की कोशिश की थी कि ये इस डायग्राम के थ्रू ये एक सप्लाई चेन में चलता है और फाइनल कंज्यूमर से रिकवर किया जाता है। बेसिकली इट्स अ कंजम्पशन बेस्ड टैक्स, जो कि कंज्यूमर से ही रिकवर किया जाता है। भले इनिशियली आपका इंपोर्टर या मैन्युफैक्चरर पे कर रहा होता है और बाद में जाके वहां से रिकवर कर लिया जाता है। इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है जिसकी हम बात कर लेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल भी शेयर कर देता हूँ। हम एक एग्जांपल के थ्रू इस कॉन्सेप्ट को लेने की कोशिश करते हैं। मैं इसको ओपन कर लूँ यहाँ पे। बेसिकली इट्स अ फॉर्मेट आई हैव मेड फॉर यू गाइस टू मेक इट बेटर अंडरस्टैंड कि सेल टैक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट होता क्या है। बेसिकली हमें समझने के लिए एक छोटी सी डायग्राम बनाई है मैंने। इसके थ्रू हम एग्जाम्पल को समझेंगे, फिर हम आगे फर्दर आगे बढ़ेंगे और चीज़ों को फिर समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा जी, सेल टैक्स अभी जैसे हमने बात की है कि ये कंजम्पशन बेस्ड होता है और एक फाइनल कंज्यूमर से रिकवर होता है। तो इसकी स्कीम क्या होती है, मैकेनिज्म क्या होता है, कैसे चलाया जाता है इसको। जैसे अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में 18% रेट है इसका। अब कोई भी चीज हम जब परचेज करते हैं उस पे हमें, अगर हम रजिस्टर्ड पर्सन से परचेज करें तो वो उसकी, ये बेसिकली उसका इनपुट का एरिया है। परचेज की साइड को हम इनपुट कहेंगे और सप्लाईज जो सेल्स है उसकी साइड को हम आउटपुट कहेंगे। ये कॉन्सेप्ट आपको समझना बहुत जरूरी है आगे सेल टैक्स की डेप्थ में लर्निंग के लिए। और जो हम आगे फर्दर प्रैक्टिकल चीजें करेंगे एग्जांपल्स के साथ, तो उसके लिए ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होने जरूरी है। इनपुट क्या होता है, जो भी आप परचेज करेंगे उस पर जो टैक्स पे करेंगे, सेल टैक्स, वो बेसिकली इनपुट कहलाता है। बेसिकली वो आपकी इनवर्ड सप्लाईज होती हैं परचेजेस के थ्रू। और जो आपकी आउटवर्ड्स जा रही होती हैं जिसको हम सेल टैक्स, सेल्स
सप्लाईज कहते हैं, जो हम उसको आउटपुट कहते हैं। बेसिकली जो आपकी फैक्ट्री से माल बाहर जा रहा होता है, जो उस पे उन सप्लाईज पे जो टैक्स लग रहा होता है, वो आउटपुट सप्लाईज कहलाती हैं। और उस पे आउटपुट टैक्स चार्ज होता है। ये आपने उसको बी से डोनेट किया, यहाँ पे ए से डोनेट किया। अब अगर अगर हम बात करते हैं, अगर हमने इसे एक एग्जाम्पल वन की बात करते हैं, ये हम अगर परचेज कर रहे हैं 100 रुपए की, फॉर एग्जाम्पल, ये हमने कोई जूस परचेज कर लिया है, लेट्स से, इस पे हम टैक्स पे करेंगे 18 रुपए के हिसाब से। मैंने फॉर्मूला जो अप्लाई किया हुआ है वो 18 के हिसाब से किया हुआ है, इसीलिए उसने ऑटो कैलकुलेट कर लिया है। अच्छा, अभी आपको ये नीचे देखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको ऊपर से थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू समझा लूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा ये क्या चीज़ है। अच्छा जी, अगर हम 100 रुपए की एक चीज़ परचेज करते हैं, उस पर हम 18 रुपए पे करते हैं। अब हमने वो बेसिकली चीज़ जो परचेज की है, हमने ट्रेडिंग पर्पज के लिए परचेज की है। यहाँ पे बात हो रही है सारे उन लोगों की जो सेल टैक्स में एंगेज होते हैं, टैक्सेबल एक्टिविटी में एंगेज होते हैं, और एक चीज परचेज करके दूसरे किसी पर्सन को बेच रहे होते हैं। और ये यहाँ पे जो हम एग्जांपल में ले रहे हैं, तमाम रजिस्टर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं हम। इसको डिटेल में हम आगे जाके डेफिनेशन के थ्रू डिस्कस के भी करेंगे, रजिस्टर्ड क्या होता है और अनरजिस्टर्ड भी क्या होता है। बेसिकली मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। रजिस्टर्ड पर्सन वो होता है जो एफबीआर में सेल टैक्स एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन सेक्शन 14 में जाके रजिस्ट्रेशन ले चुका हो, उसको हम रजिस्टर्ड पर्सन कहते हैं। लेकिन उसकी हम डिटेल में डेफिनेशन भी आगे पढ़ लेंगे। अच्छा, जो रजिस्टर्ड पर्सन होता है वो सेल टैक्स इनवाइस कर सकता है, उस पर सेल टैक्स चार्ज कर सकता है। उसकी इनवाइस का थोड़ा सा लुक ये आएगा। जो आगे सामने होगा, वो परचेज जो कर रहा होगा, ये लेट से कह लें कि ये पर्सन ए है जिसने जिसकी परचेजेस हैं, और ये किसी बी को सेल कर रहा है। अब जो सेल करेगा, जाहिर बात है, अपने कोई मार्जिन रखे, जैसे हम कोई चीज लेके आते हैं मार्केट में बेचने जाते हैं, अपना कोई मार्जिन भी रखते हैं। यहाँ पे हम कह लेते हैं जी, हम इसको 110 रुपए की बेचेंगे। अब जब 110 रुपए की बेचेंगे तो हम उस पर सेल टैक्स भी चार्ज करेंगे। जो सेल टैक्स उसका बनता है वो 18-20 रुपए बनता है, 110 रुपए के हिसाब से। अब यहाँ पे आप एक चीज नोट कीजिए, जब अभी हम बात कर रहे थे, मैं आपको स्लाइड्स पे वापसी ले जाना चाहूंगा। स्लाइड्स पे हम वापसी आ जाते हैं, तो दोबारा से एक चीज समझा देता हूँ। यहाँ हम बात कर रहे थे, इनपुट और आउटपुट की बात कर रहे थे, सप्लाई चेन के थ्रू मूव होता है। तो हम उस एग्जाम्पल के साथ आपको समझाने की कोशिश ये करेंगे कि इनपुट बेसिकली होता क्या है और आउटपुट क्या होता है। अब हम इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं, फिर फर्दर आगे उसको बढ़ाएंगे। इनपुट क्या होता है? इनपुट इन रिलेशन to a registered person means tax levied under this act on supply of goods to the person। टू द पर्सन क्या मतलब हुआ? उसकी परचेजेस पे जो सप्लाई पे जो उसको परचेजेस की हैं, जो उसने उस पे जो टैक्स लग रहा है, वो उसका इनपुट टैक्स है, जो अभी हमने एग्जांपल में हम डिस्कस भी कर रहे थे। फिर उसमें और क्या चीज हो सकती है इनपुट के अंदर? टैक्स लेविड अंडर दिस एक्ट ऑन इम्पोर्ट स्टेज, जो हमने अभी सप्लाई चेन में हमने बात भी की थी। या तो मैन्युफैक्चर टैक्स चार्ज कर लेगा, या इम्पोर्ट पे उसको टैक्स लग जाएगा। तो ये बेसिकली उसका इनपुट हो गया, राइट। हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, इसके अंदर हम कोई सर्विस भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हम कोई गुड्स बना रहे हैं, उसमें कोई सर्विस भी ले रहे हैं, तो वो भी उसका इनपुट कहलाएगा। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसमें और फर्दर चीजें भी हो सकती हैं, जैसे ये लिखी हुई हैं। ये सारी इसकी परचेज के ऊपर जो टैक्स लग रहा होगा ना, बेसिकली लुबे लुबा भी है इसका, कि जितना भी आपकी परचेज पे टैक्स लग रहा होगा, जिसको हम सेल्स टैक्स कहेंगे, भले वो आपकी गुड्स का हो, सर्विस का हो, वो आपका इनपुट कहलाएगा। और वो कहाँ इनकॉर्पोरेट हो रहा होगा? आपकी इस एग्जाम्पल के थ्रू हम बता देते हैं, आपकी इस शीट में वो इस आपकी परचेज के अंदर आ रहा होगा। ठीक है, ये आपका करंट एसेट भी कहलाता है। अच्छा जी, अगर आप इसी तरह से हमने कोई चीज बनाई, वो या खरीदी, उसको 110 रुपये में बेच रहे हैं, तो हमने 18 रुपये उस इनवाइस पे चार्ज करना है, उस जिसको हम बेच रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ हम एंड कंज्यूमर को बेच रहे हैं, तो हम 18 रुपये उससे रिकवर कर रहे होंगे। अच्छा, यहाँ पे 18 रुपये के हिसाब से रिकवर करना है 20 रुपीज हमने उससे। अच्छा, हम पेमेंट कितने की करेंगे? यहाँ पे हम ऑलरेडी 18 रुपये जमा करा के आ चुके हैं, जिसको हम इनपुट कह रहे हैं, यहाँ पे जो लिखा हुआ है। अच्छा जी, अब इसकी हम एडजस्टमेंट लेंगे। यहाँ ये आउटपुट है 20 रुपीज। अब जब इनपुट और आउटपुट को हम माइनस करेंगे, ये देखिए, अब ये इसको हमने पॉइंट ए का है, इसको हम पॉइंट ए कह रहे हैं। ये आपका जो परचेज साइड है, इसको पॉइंट ए कह रहे हैं इनपुट। और बी साइड जो है आपकी, उसको आउटपुट कह रहे हैं, जो आपका सेल टैक्स है, जिस पे आपकी इनवाइस पे जो सप्लाई पे लग रहा है, उसको हम आउटपुट कह रहे हैं। और इसको बी को ए में से माइनस करेंगे, तो वो आपकी जो
पेमेंट बनेगी एफबीआर को वो निकल के सामने आएगी। अब इस केस में 2 रुपीज आपकी लाइबिलिटी बनेगी। आपने एफबीआर को सिर्फ 2 रुपए देने हैं। बेसिकली 2 रुपए क्यों देने हैं? 18 रुपए आप ऑलरेडी दे के आ चुके हैं, 2 रुपए हम यहाँ देंगे, तो ये टोटल मिला के 20 रुपीज हो जाएगा, जो कि आप किससे रिकवर कर रहे होंगे? एंड कंज्यूमर से। ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पे एक थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा फर्दर एलेबरेट करने के लिए हम ये बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम ये रजिस्टर्ड पर्सन से परचेज ही ना कर रहे होते, फिर क्या होता? फिर किस इस सिनेरियो में क्या होता? सवाल तो इंसान के ध्यान में आ जाता है ना। अच्छा सर, सॉरी, मैं इसको थोड़ा सा ना, इसको आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको आउटपुट की डेफिनेशन की तरफ भी ले जाता हूँ कि आउटपुट की डेफिनेशन होती क्या है बेसिकली। एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा, मैं आपको आउटपुट की डेफिनेशन भी बता दूं। हमने इनपुट तो देख लिया, डेफिनेशन क्या होती है, इनपुट किस चीज को कहते हैं। ये बेसिकली आउटपुट होता है। आउटपुट in relation to a registered person means tax levied under Sale Tax Act (STS), Sale Tax Act on supply of goods made by a person, sale tax under federal excise duty in sale tax mode as a duty of excise duty, sale tax levied सर्विसेज पे भी जो लगाएंगे, जो सिटी में एप्लीकेबल है सर्विसेज पे, तो उसके ऊपर भी जो टैक्स, बेसिकली जो आप सप्लाई पे टैक्स चार्ज कर रहे होंगे वो आउटपुट कहलाता है। जो आपकी परचेजेस पे टैक्स चार्ज हो रहा होगा, आपको कोई आपका वेंडर चार्ज कर रहा होगा, तो वो इनपुट टैक्स कहलाएगा। दोनों की एडजस्टमेंट होती है, जो बैलेंस पेमेंट होती है वो आपने पेमेंट करनी होती है एफबीआर को। अच्छा, यहाँ पे हम अभी डेप्थ में नहीं जा रहे चीजों की, हम बेसिक बेसिक चीजें समझने की कोशिश कर रहे हैं। जब हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे पास आ जाएगा तो फिर हम डिटेल में इसको डिस्कस कर लेंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम एग्जांपल ले रहे थे कि अनरजिस्टर्ड से अगर हम परचेज कर रहे हैं, अगर वो एफबीआर में, फेडरल एक्ट, वो आपके सेल टैक्स एक्ट में रजिस्टर नहीं है, हम उससे परचेज कर रहे हैं और उससे हमने 100 रुपए की ही चीज, हम इसको 100 रुपए इसलिए रख रहे हैं ताकि इसको आपको समझाने में बिल्कुल आसानी रहे और आसानी से हम समझा सकें। यहाँ आपने 100 रुपए की चीज परचेज की, इस पे उसने कोई टैक्स चार्ज नहीं किया, इसका मतलब आपका इनपुट जीरो है। यहाँ पे आपकी परचेज साइड पे इनपुट जीरो आ रहा है। अच्छा, अगर हम बात करें फॉर एग्जाम्पल, हम 110 रुपए की ही आगे बेच रहे हैं, तो यहाँ क्या हुआ? आपको 20 रुपए पे करने हैं। और यहाँ पे देखिए आपके पीछे, यहाँ पे परचेज पे इनपुट नहीं आ रहा है क्योंकि आपने अनरजिस्टर्ड से परचेज किया। तो आपकी लाइबिलिटी जो बन रही है वो 20 रुपीज की बन रही है इस टाइम। ऑल दो ये 20 रुपीज आपने रिकवर भी किए हैं, इससे एंड कंज्यूमर से। ये इनवाइस की जो टोटल अमाउंट है 130 आ रही है, इसमें आप रिकवर कर रहे हैं उससे। तो लेकिन इसमें आप दोनों में एग्जांपल में देखेंगे, ये रजिस्टर्ड से परचेज करेंगे तो आपको परचेज साइड पे आपके पास इनपुट आ रहा होगा, यहाँ पे इनपुट नजर नहीं आ रहा होता। और यहाँ पे आउटपुट दोनों में सेम ही रहेगा अगर मार्जिन सेम है। मार्जिन से मुराद, यहाँ पे आप 100 रुपए ले रहे हैं, खरीद रहे हैं और 110 रुपए बेच रहे हैं, तो 10 रुपए आपका मार्जिन है। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। आई होप कि आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट बेसिकली डेवलप करना यहाँ पे मकसद था, आपको समझ में आ गया होगा। चलें जी, हम आगे बढ़ते हैं, इसको आगे लेके चलते हैं। ये हमारे पास जो आ गया है, ये इसको हम अच्छा जी, सेल टैक्स का जो रेट की बात करते हैं। रेट बेसिकली हिस्ट्री में बहुत दफा चेंज भी हुआ है, कभी कम हुआ है, कभी ज्यादा हुआ है, कभी रिड्यूस पे चला गया है। ये स्टैंडर्ड रेट की बात हो रही है सेल टैक्स एक्ट में। जो अभी रिसेंटली चेंज हुआ है वो 14 फरवरी 2023 को हुआ था, और SRO 179 के थ्रू। और ये इनहेंस करके 117 से इनहेंस करके 18 पे लेके गई है गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट। अच्छा जी, अब कुछ रिड्यूस रेट भी होते हैं और कुछ गुड्स, स्पेसिफाइड गुड्स पे, और वो 8 स्केड्यूल में क्लासिफाई की जाती हैं। जो 8 स्केड्यूल में अपेयर हो रही होंगी उन पे रिड्यूस रेट होगा। और कुछ सेक्टर होते हैं जिन पे 18% स्टैंडर्ड रेट से हाई रेट भी होगा, लो रेट भी होगा। कुछ सेक्टर की बात की गई है, ऑयल सेक्टर हो गया, टेलीकॉम सेक्टर हो गया, तो इन पे हाई रेट होता है बेसिकली। और वो डिफरेंट रेट स्लैब और गवर्नमेंट वो डिसाइड कर रही होती है टाइम टू टाइम। चलिए आगे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ गुड्स की। यहाँ पे हम टाइप ऑफ गुड की बात करेंगे। जी, टाइप ऑफ गुड्स में हम बात करते हैं कि जी गुड्स कितने टाइप की होती हैं। गुड्स बेसिकली टैक्सेबल भी होती हैं, एग्जाम भी होती हैं, जीरो रेटेड भी होती हैं। अच्छा जी, एग्जाम क्या होती हैं, जीरो रेटेड क्या होती हैं, और टैक्सेबल क्या होती हैं? टैक्सेबल वो होती है जिन पे कोई ना कोई टैक्स चार्ज हो रहा हो, भले वो आपका 18% पे चार्ज हो रहा हो या रेड्यूस रेट पे चार्ज हो रहा हो।
या बेसिकली वो जीरो रेट भी हो सकता है आपका टैक्स। तो वो क्या कहलाएंगी आपकी टैक्सेबल गुड्स और जीरो रेटेड गुड्स, ठीक है। और जो आपकी एग्जाम गुड्स होती हैं उस पर कोई टैक्स चार्ज नहीं हो रहा होता। जो जीरो रेटेड होती हैं उसके लिए सेक्शन 4 है आपका। और उसकी जो जो जीरो रेटेड की गुड्स हैं वो क्लासीफाई कहाँ की गई हैं, वो फिफ्थ स्केड्यूल में, सेल टैक्स एक्ट के फिफ्थ स्केड्यूल में क्लासीफाई की गई हैं। और जो आपका है एग्जाम गुड्स, वो बेसिकली जो है वो सेक्शन 13 उसको डील करता है, और सिक्स स्केड्यूल डील करता है। सिक्स स्केड्यूल में क्लासीफाई की गई है। हम डिटेल में इसको जब सेक्शन हम सिलेबस को कवर कर रहे होंगे लेक्चर्स में, बेसिकली इट्स इंट्रोडक्टरी क्लास, तो इसमें हम वो इतना डेप्थ में नहीं जा रहे, तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे। वैसे मैंने जीरो रेटेड और एग्जाम के लिए थोड़ा सा आपको एलेबरेट करने के लिए मैंने एक वो बना के भेजा है। एग्जामिनर की ये फेवरेट एरिया होता है, तो मैंने इसके अंदर एक थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश की है, ताकि आपको समझाया जाए कि जीरो रेटेड होती क्या है और एग्जाम क्या होती है। जीरो रेटेड बेसिकली वो होती है जिसपे आपका टैक्स चार्ज जीरो किया जाता है। और एग्जाम क्या होती है, एग्जाम पे टैक्स चार्ज होता ही नहीं है। और इनमें मेजर फर्क क्या आता है वो हम आगे भी डिस्कस कर लेते हैं। और यहाँ पे भी मैं बताता चलूँ कि जीरो रेटेड में आप इनपुट क्लेम कर सकते हैं, जो अभी हम एग्जाम्पल में हम डिस्कस कर रहे थे। और एग्जाम सप्लाईज में हम इनपुट क्लेम नहीं कर सकते अपनी परचेज की साइड पे। अच्छा जी, हम पहला इसका डिफरेंस देख लेते हैं। या हम ये अभी बात भी कर रहे थे कि इस पे जीरो टैक्स चार्ज होता है, और एग्जाम सप्लाईज में टैक्स चार्ज नहीं होता, वो एग्जाम्प्ट होती है। पहला तो इसकी डेफिनेशन का डिफरेंस आ गया हमारे पास। दूसरा डिफरेंस क्या है गुड्स का, कि गुड्स हो ये क्लासिफाई कहाँ हो रही होती हैं। जैसे अभी मैंने पहले थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि ये जो गुड्स होती हैं जीरो रेटेड, वो फिफ्थ स्केड्यूल में क्लासिफाइड है, स्पेसिफाइड है। उनके या फिर जो एक्सपोर्ट होती हैं गुड्स वो जीरो रेटेड कहलाती हैं। अब वो जो गुड्स हैं उनके अलावा जो गुड्स होंगी वो स्टैंडर्ड रेट पे टैक्स होंगी, अनलेस के किसी और स्केड्यूल में क्लासिफाई की गई हो। अच्छा, अब हम यहाँ बात कर लेते हैं एग्जाम गुड्स की। एग्जाम गुड्स में आप अगर देखते हैं ना, सिक्स स्केड्यूल डील कर रहा है, जो अभी हमने डिस्कस भी किया है। जो सिक्स स्केड्यूल में जो भी चीज गवर्नमेंट को चाहिए होगी एग्जाम करने के लिए, वो सिक्स स्केड्यूल में वो क्लासिफाई करवा देंगे किसी भी नोटिफिकेशन के थ्रू। और इसी तरीके से वाइस वर्सा, जो जीरो रेटिंग करनी होगी उन्होंने, तो वो आपकी फिफ्थ स्केड्यूल में क्लासिफाई कर देगी। अब नेक्स्ट हम चलते हैं कंट्रास्ट क्या है इन बिटवीन इन। चलिए इनवाइस की बात कर ले, तो इनवाइस पे भी हम जीरो लिखेंगे जीरो रेटिंग में। और जहाँ आपकी बात होती है एग्जाम सप्लाईज की, तो वहां जीरो लिखने की जरूरत नहीं होती, एग्जाम लिख सकते हैं आप। भले आप अगर अनरजिस्टर्ड हैं तो इनवाइस करने की भी जरूरत नहीं होती, वो सेल टैक्स इनवाइस करने की जरूरत नहीं होती। ये हम आगे आ जाते हैं जी। इनपुट क्रेडिट की बात करें, जो अभी हमने बात भी की है इनपुट क्रेडिट की। इनपुट बेसिकली मैं फिर बताता चलूँ आपको कि इनपुट वो होता है जो आपकी परचेज साइड पे आपको टैक्स का क्रेडिट मिलना होता है, वो इनपुट कहलाता है। जो आपकी आउटपुट के साथ, जो आपकी सेल साइड पे जो टैक्स कैलकुलेट हो रहा होता है, उसके साथ आपका नॉक ऑफ होता है, और उसमें से आप माइनस करते हैं, जो रिमेनिंग बचता है वो पेएबल होता है सरकार को, एफबीआर को। अच्छा, जीरो रेटिंग के केस में आपको बेसिकली जो इनपुट तो साइड पे तो टैक्स लग रहा होता है, आउटपुट सप्लाई साइड पे जीरो होता है। तो इसलिए जो आपका जितना भी इनपुट लग रहा होता है वो आप एफबीआर से रिकवर कर रहे होते हैं, वो आप उसमें रिफंड में क्लेम करते हैं। वो हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे आगे जाके। अच्छा जी, यहाँ पे इसमें एग्जाम की बात करते हैं। एग्जाम के अंदर क्या होता है कि जो आपकी सप्लाई परचेज साइड पे टैक्स लग रहा होगा, वो आप क्लेम नहीं कर पाएंगे, और ना ही आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं। उसकी एडजस्टमेंट भी नहीं मिलेगी आपको, और रिफंड भी क्लेम नहीं हो सकेगा। आगे बढ़ते हैं जी, रजिस्ट्रेशन। अच्छा जी, जब आप अगर जीरो रेटेड में वो आप कर रहे हैं काम, सप्लाई में एंगेज हैं, तो आपको रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। वाइस वर्सा, अगर हम एग्जाम में एंगेज हैं, ओनली एग्जाम सप्लाईज में एक्सक्लूसिवली एंगेज हैं, जैसे आप कुरान पाक की सप्लाई करते हैं या पेन की सप्लाई करते हैं, बेसिकली ये सिक्स स्केड्यूल की आइटम्स है, इन पे सेल टैक्स एप्लीकेबल नहीं होता। तो इनकी अगर आप सप्लाई कर रहे हैं या आपकी इनकी प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो आपको रजिस्ट्री लेने की जरूरत नहीं है। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। ये बेसिकली सेल टैक्स कलेक्शन का मैकेनिज्म है, कि किस तरीके से ये वेरियस स्टेज पे कैलकुलेट होता है, किस तरीके से ये कैलकुलेशन इसकी कलेक्शन होती है। जैसे कि अभी हम इस एग्जांपल में हम देख भी चुके हैं, स्टार्ट में ही हमने ये बात की थी, मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि ये इसका जो फ्लो है वो इस तरीके से चलता है। मैन्युफैक्चरर और इम्पोर्टर से चलते चलते
फाइनल कंज्यूमर से रिकवर किया जाता है। फिर मैं बताते चलो कि ये कंजम्पशन बेस्ड होता है, तो इसीलिए ये फाइनल कंज्यूमर से रिकवर किया जा रहा है। चलिए जी, हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे कि कलेक्शन का इसका मोड क्या होगा। सप्लाई चेन जो अभी हमने डायग्राम डिस्कस की है, वो डिफरेंट स्टेजेस है सप्लाई चेन की। और इनपुट क्रेडिट की हमने बात की, जीरो रेटिंग के अंदर हमें इनपुट क्रेडिट मिलता है, एग्जाम के अंदर नहीं मिलता। इस तरीके से रिफंड की और हमने एडजस्टमेंट्स की बात की। जीरो रेटिंग में एडजस्टमेंट मिलती है, रिफंड भी मिल जाता है, जबकि एग्जाम के अंदर हमें नहीं मिलता और हमें एज इट इज पेमेंट करनी पड़ती है। अब वो इनपुट जो होता है आपकी कॉस्ट का पार्ट बन जाता है। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। इसको इन चीज़ों को हम जो ये बेसिकली इसका इंट्रोडक्टरी क्लास, हम ओवरव्यू दे रहे हैं कि क्या हो सकता है, क्या चीज़ें होती हैं। जब हम डिटेल में लेक्चर्स लेंगे तो इन एक एक टॉपिक पे हमारे आई थिंक कि 1 आवर भी लग रहा होगा और इससे ज़्यादा टाइम भी शायद लग रहा होगा। टू मेक इट अंडरस्टैंड हम इसको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं जी। ये फ्लो है बेसिकली, मैंने कहा फिर आपको समझा दिया जाए कि ये फ्लो कैसे चल रहा होता है। फॉर एग्जांपल ये पर्सन ए है, वो सप्लाई दे रहा है बी को, वो अपना 100 रुपये पे 18% चार्ज कर रहा है और टोटल इनवाइस वैल्यू बनती है 180 रुपीज। ये हमारी जो बेसिक एग्जांपल थी ना, लेट मी टेक यू टूवर्ड्स दैट एग्जांपल। हम अपनी इनिशियल एग्जांपल पे भी चले जाते हैं, उससे आसानी हो जाएगी थोड़ी सी। ये देखिए जो मैं बात कर रहा था कि ये 100 रुपये आपका 18 रुपये टैक्स लग रहा है, तो वो 118 रुपये की इनवाइस होगी। ठीक है, हम भी इस तरीके से समझ रहे थे। अब ये पूरी फ्लो हम समझेंगे, ये पूरी फ्लो चलती कैसे है और किस तरीके से आगे हम टैक्स रिकवर कर रहे होते हैं और उसकी इनपुट की एडजस्टमेंट ले रहे होते हैं और फिर आगे लेके चल रहे होते हैं। जैसे ये देखिए, ए ने बी को सेल किया और उसने 18 रुपये चार्ज किया। अब बी ने क्या किया, बी ने उसको 250 रुपये पे 250 पे सेल आउट कर रहा है और उस पर टैक्स कितना कैलकुलेट हो रहा था, सॉरी, ये 18% है, 18%। और इस पे टैक्स कैलकुलेट कितना हो रहा है, टैक्स कैलकुलेट हो रहा है 45 रुपीज। 250 पे अगर हम कैलकुलेट करेंगे 18 के हिसाब से, तो आपका टू 45 रुपीज बनेगा। तो टोटल 250 प्लस 18%, 45 रुपीज, तो आपका क्या बन जाएगा ये 295। 295 की जो इनवाइस है वो ये करेंगे किनको, इनको, टोटल। और इसमें इनपुट जो इनको चार्ज कर रहे होंगे वो दे रहे होंगे आपका क्या कहते हैं, वो 45 रुपीज। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, जब इन्होंने जो सप्लायर बी है उसने ए से परचेज किया तो उनको 18 रुपए का टैक्स मिला। ठीक है। अब उसने उन्होंने उन्होंने एडजस्टमेंट ली और उनको 45 में से 18 रुपए माइनस किया, जो हम पहले एग्जाम्पल में करके आए हैं। तो वो उन्होंने उनको पे कितना करना है टैक्स अथॉरिटीज को, फेडरल गवर्नमेंट को कितनी पेमेंट करनी है, 27 रुपीज ओनली आउट ऑफ 45। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम बात करते हैं सी की। जो सी है वो रिकवर करेगा, ये लास्ट है बेसिकली, ये रिटेलर है, ये रिकवर करेगा एंड कंज्यूमर से। एंड कंज्यूमर से रिकवर करेगा तो ये 1600 का बेच 600 का बेच रहा है, तो 18% के हिसाब से 108 रुपये बनता है। बेसिकली इसने जब ये बी से परचेज किया है तो इसने 45 रुपीज का इनपुट भी लिया। 108 में से 45 माइनस करें तो 63 की पेमेंट करेगा। अब टोटल जो सप्लाई चेन में पेमेंट हुई है वो 108 रुपये के बराबर होगी, जो रिकवर कर लिया गया है फाइनल कंज्यूमर से। आई होप ये एग्जांपल आपको समझ में आई होगी। अगर नहीं भी समझ आई तो जब हम क्लास स्टार्ट करेंगे तो आप फिर मुझसे क्वेश्चन कर लीजिएगा, इसको हम फिर डिटेल में फिर हम इसको एलैबोरेट कर लेंगे। अब मैंने यहाँ पे आपको ये पूरा सप्लाई चेन समझाने की कोशिश की है, जो पूरा प्रोसेस होता है वो कैसे होता है। आगे बढ़ते हैं। बेसिक एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब हम इसको सप्लाई चेन के थ्रू, इस एग्जांपल के अंदर 18% और रेस्ट्रिक्शन हमने क्या लगाई है, कमर्शियल इंपोर्टर वाली लगा ली है, हमने रिटेलर वाली लगा ली है। ये 8B की बेसिकली बात हो रही है कि अप टू कितने परसेंट इनपुट अलाउ होता है, वो हम डिटेल में बात करेंगे जब हम लेक्चर्स की बात करेंगे। इसमें हम बात करते हैं जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे इम्पोर्टर जो है, इम्पोर्टर बेसिकली वो सेल कर रहा है किसको, मैन्युफैक्चरर को। कितने की सेल कर रहा है, 9000, सॉरी 11,000। अच्छा, ये इम्पोर्ट की थी उसने 9,200 की, और उस पे इम्पोर्ट के टाइम पे उसने टैक्स पे किया था 1656। अब वो 11,000 की बेच रहा है किसको, मैन्युफैक्चरर को। अब मैन्युफैक्चरर को जो बेच रहा है, तो अगर हम यही चीज को हम अगर ये डालें इधर
अपनी फर्स्ट एग्जाम्पल के अंदर, तो आपको आई होप कि जल्दी समझ में आ जाएगी। यहीं पे हम आ जाते हैं अपनी उस एग्जाम्पल के अंदर, एक्सेल शीट के अंदर, वो जल्दी समझ में आ जाएगी। आप यहाँ पे जो इम्पोर्टर है बेसिकली वो चार्ज कर रहा है 11,000 की प्रोडक्ट बेच रहा है किसको, सॉरी, इम्पोर्टर ने इम्पोर्ट पे 9,200 की प्रोडक्ट खरीदी, वो इम्पोर्ट की, उस पर उसने टैक्स पे किया 1656, ठीक हो गया, और टोटल इसकी वैल्यू ये बन गई। अब वो सेल कितने की कर रहा है, 11,000 की, किसको कर रहा है, मैन्युफैक्चरर को। अब मैन्युफैक्चरर को करेगा तो उसमें उसका आउटपुट कितना बनेगा, 980। अब 980 को आप 1600 को 980 1656 को माइनस करेंगे 980 में से, तो टोटल लायबिलिटी कितने की कैलकुलेट होगी, 324 की। अब यही एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास अपेयर भी हो रही है, हम उसके अंदर देख लेते हैं। ये देखिए, जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है, ये देखिए, टोटल पेमेंट टू एफबीआर, ये, अब ये जो इम्पोर्टर है वो 9,200 पे करके आया एफबीआर को। अब उसने उसका इनपुट एडजस्टमेंट लिया, आउटपुट उसको नॉक ऑफ कराया, और टोटल पेमेंट इसकी इतनी बनी। फिर इसी तरीके से जो मैन्युफैक्चरर है उसने 11,000 की परचेज की है, और उसके साथ इनपुट भी लेके आया, और 9,000 की उसने एक्सपेंसेस किया, उसको कन्वर्ट किया फिनिश गुड्स के अंदर। देखिए, कोई एक्सपेंसेस करने के बाद ही तो फिनिश गुड्स में वो कन्वर्ट होगी ना। जब फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया तो टोटल वैल्यू कितनी बन गई, मैन्युफैक्चरर की कॉस्ट जिसको हम कहेंगे 11 प्लस 9, 20,000। अब वो 3,000 अपना मार्जिन रख के 23,000 की सेल आउट करेगा। जब सेल आउट करेगा, अब यही हम एग्जाम्पल को हम पुट करते हैं अपनी उसी एक्सेल शीट के अंदर। एक्सेल शीट वाला कॉन्सेप्ट आपने माइंड में रखना है, ये आपने नहीं गुम करना कहीं पे भी। इसको आप माइंड में चलाएंगे तो आपको इजीली समझ में आएंगी चीजें। अब यहाँ देखिए, इसने 11,000 की परचेज की, ठीक है, और इसका इनपुट कितना बना, 980। अब उसने कितनी कॉस्ट बनी उसकी, यहाँ पे हम कर लेते हैं 11,000 प्लस 9,000, ठीक है। अब कितना टोटल हो गया इसके पास, 20,000। अब 20,000 प्लस उसने मार्जिन कितना रखा अपना, 3,000 का, और टोटल कितने की बेच रहा है ये, 3,000 की। और 3,000 पे इसका सेल टैक्स कितना कैलकुलेट हो गया 18% के हिसाब से, 4,140। अब 4,140 जो है, क्योंकि इसने परचेज की है कमर्शियल इंपोर्टर से, तो इसको यहाँ पे इनपुट भी मिलेगा क्योंकि रजिस्टर्ड है दोनों। तो इस ये अब करेगा क्या, ए को बी में से, इनपुट को आउटपुट में से माइनस करेगा, और रिमेनिंग अमाउंट को एफबीआर को पे कर देगा। यही चीज हम आपको यहाँ एग्जाम्पल के थ्रू लिख के समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक्सेल पे मैं इसलिए दिखा रहा हूँ आपको, वो आपको जल्दी समझ में आ जाएगी। यही चीज देखिए, यहाँ पेमेंट हो रही है, ठीक है। आई होप ये आपको अंडरस्टैंड हो गई होगी और आपको समझ में आ जाएगी। नहीं भी आएगी तो आप मुझसे क्लास के अंदर क्वेश्चन कर सकते हैं, हम इसको डिटेल में फिर डिस्कस कर लेंगे। हम आगे बढ़ते हैं, सप्लाई चेन को हम अब डिस्कस कर रहे हैं। इंपोर्टर ने बेचा मैन्युफैक्चरर को, मैन्युफैक्चरर ने बेचा होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर को। अब डिस्ट्रीब्यूटर की क्या मैकेनिज्म होगा और वो आगे किसको बेचेगा, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अब ये देखिए डिस्ट्रीब्यूटर, अच्छा आप ये पूरे सिनेरियो के अंदर हम ये नोट कर रहे हैं और हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये हम सारी की सारी जो है ना रजिस्टर्ड पार्टीज को बेच रहे हैं। पूरी सप्लाई चेन के अंदर तमाम लोग रजिस्टर्ड है, हम कोई अनरजिस्टर्ड की बात नहीं कर रहे हैं अभी। अच्छा जी, ये बिल्कुल सिंपल और बेसिक सवाल हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिक समझ में आ जाएगी तो फिर हम उसके अंदर एडिशन करते रहेंगे, फर्दर डिफरेंट सिनेरियोज बनाते रहेंगे, तो वो एग्जामिनर के जो मेजर कंसर्न होते हैं या जो उसके फेवरेट इश्यूज होते हैं, हम उनको भी इनकॉर्पोरेट करके फिर समझने की कोशिश करेंगे। पहले हम इनिशियल और बेसिक को समझ लें। अच्छा जी, अब यहाँ देखिए, डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो फिनिश गुड परचेज करके लाया किससे, मैन्युफैक्चरर से, 23,000 की, और साथ में ये इनपुट भी लेके आया अपने पास। अब ये बेच किसको रहा है, रिटेलर को। अपना कितना मार्जिन रख रहा है, 1,000 का, 23,000 प्लस 1,000, 24,000, और इस पर सेल टैक्स कैलकुलेट होगा जो इसका आउटपुट होगा। ये इनपुट है, ये आउटपुट है। अब इनपुट को वो आउटपुट में से माइनस करेगा तो उसको टोटल पे कितना करना है, 180 का। इसी तरीके से जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो रिटेलर को भेज देगा। तो इसी तरीके से बिल्कुल यही कैलकुलेशन होंगी। अब ये देखिए, ये 24,000 की खरीदी इसने रिटेलर ने डिस्ट्रीब्यूटर से, अब वो बेच किसको रहा है, एंड कंज्यूमर को। अब देखिए, पूरी सप्लाई चेन में जितना भी टैक्स बना वो किससे रिकवर हुआ, एंड कंज्यूमर से। अब यहीं पे हमें एक बात समझ में आती है कि ये बेसिकली है ही कंजम्पशन बेस्ड टैक्स। जहां से भी चलता हुआ आएगा एंड कंज्यूमर ने ही पे करना है। बीच में इनपुट और आउटपुट की एडजस्टमेंट होती रहेगी पूरी सप्लाई चेन के अंदर। तो जहां से इनपुट आया
और आउटपुट के साथ एडजस्टमेंट करके बाकी रिमेनिंग एफबीआर को पे हो जाएगा। इन एक्चुअल जो लास्ट उस चेन के लास्ट पे जो आएगा, रिटेलर जो एंड कंज्यूमर को बेच रहा होगा, वो उससे एंड कंज्यूमर से रिकवर करके वो एफबीआर को पे कर देगा। ठीक है जी। अच्छा, आगे हम बढ़ते हैं। एक कॉन्सेप्ट है फर्दर टैक्स का, इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये भी एग्जामिनर का बहुत ही फेवरेट एरिया है। और अच्छा, मैंने कोशिश की आज आपको थोड़ा सा बेसिक लेके चलने की और साथ में थोड़ा सा वो एडवांस में थोड़ा सा समझाने की ओवरव्यू दे रहा हूँ बेसिकली एग्जाम्पल के साथ। हम इसको क्लास में डिटेल में डेप्थ में पढ़ेंगे, सारी चीज़ों को लेके चलेंगे। इसके अंदर हम डिफरेंट न्यूमेरिक्स करेंगे, एग्जाम्स के जो पास क्वेश्चन होंगे वो भी हम करेंगे। वो उससे फर्दर आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। अच्छा, फर्दर टेक्स्ट होता है बेसिकली क्या है, इसको समझने के लिए ना हमें एक स्लाइड थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा, फिर हम वापसी आते हैं। फर्दर टेक्स्ट की जो स्कीम है ना, फर्दर टैक्स बेसिकली एक पेनल्टी टाइप है जो चार्ज होती है अनरजिस्टर्ड के लिए। जो पर्सन रजिस्टर्ड नहीं होता, रजिस्टर्ड क्या है, वो सेक्शन 2 की सब सेक्शन 25 में डिफाइन किया हुआ है सेल टैक्स में, वो ये है। रजिस्टर्ड होता क्या है, रजिस्टर्ड मीन्स अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड और इज लायबल टू बी रजिस्टर्ड। अब चाहे यहाँ लायबल की बात क्या आ गई, अच्छा पहले बात तो है वो रजिस्टर्ड है, अगर नहीं है तो वो कौन होना चाहिए, जो रजिस्टर्ड होना चाहिए, वो पर्सन जो टैक्सेबल एक्टिविटी के अंदर एंगेज है। अब ये ले देखिए जी, पढ़ रहे हैं फर्दर दैट अ पर्सन इज liable to but not registered under the act shall not be entitled to avail the benefit to a registered person। अच्छा, यहाँ पे जो अगर बात की है ना, बेनिफिट की बात हो रही है, जो रजिस्टर्ड पर्सन को जो बेनिफिट मिलते हैं वो क्या मिलते हैं। आपसे मैं अगर लाइव को सबको हमारी क्लास हो रही थी तो मेरा यहाँ सवाल था, अगर आपने बिल्कुल अपनी फोकस के साथ मेरी प्रीवियस स्लाइड को सुना है तो आपको यहाँ पे इस चीज़ का आंसर मिलना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ, यहाँ बेनिफिट किस चीज़ की बात कर रहा है, बेसिकली ये इनपुट की बात कर रहा है। अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो आपको परचेज पे इनपुट का बेनिफिट मिलेगा, वो आपके आउटपुट के साथ एडजस्टमेंट मिलेगी उसकी। ठीक है जी। अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो पर्सन क्या होते हैं, ये पर्सन को उन्होंने डिफाइन कर दिया जी। इंडिविजुअल होता है, एओपी होता है, फेडरल गवर्नमेंट होती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है, ये एक डेफिनेशन है ये पूरी। तो इसको वो रजिस्टर्ड पर्सन कहता है, जो इसको फॉलो करता है, इसके अंदर फॉल करता है, वो रजिस्टर्ड पर्सन कहलाएगा। ठीक है जी। अब जो रजिस्टर्ड पर्सन होता है उसके ऊपर तो फर्दर टैक्स चार्ज नहीं होता। फर्दर टैक्स एक सॉर्ट ऑफ पेनल्टी है जो अनरजिस्टर्ड को जब आप सप्लाई देंगे उसको एक 18% जो स्टैंडर्ड रेट है उससे हट के आप 4% अलग से चार्ज करेंगे, उसी को हम फर्दर टैक्स कहते हैं। ठीक है जी। अब इसकी फर्दर टैक्स की जो हमने बात की अभी आपको एग्जाम्पल के साथ समझाने की कोशिश की है। बेसिकली ये पहली दफा 2013 में इंट्रोड्यूस हुआ था SRO 648 के थ्रू। अच्छा, उसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होता, जैसे ये दिए हुए इसमें कुछ आइटम्स भी, कुछ गुड्स भी हैं जो थर्ड स्केड्यूल आइटम्स हैं, गुड्स हैं जो थर्ड स्केड्यूल के अंदर रिटेल आइटम्स हैं, गुड्स हैं, क्लासीफाई हुई हैं, वो उनके ऊपर भी चार्ज नहीं होता। फिर आगे फर्दर भी कुछ चीज़ें दी हुई हैं, इलेक्ट्रिक सप्लाई टू द डोमेस्टिक, उस पर चार्ज नहीं होता, एग्रीकल्चर पे, इस तरीके से सारी चीज़ें ही हैं। जीरो रेटिंग गुड्स पे चार्ज नहीं होता। तो इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि क्या बेसिकली फर्दर टैक्स की स्कीम है क्या और किस तरीके से होता है। ठीक है जी। अच्छा जी, हमने रजिस्टर्ड की बात कर ली, जो इसमें फॉल नहीं करेगा वो बेसिकली अनरजिस्टर्ड कहलाएगा। पहले हम एक डायग्राम से समझते हैं और फिर हम एक न्यूमेरिक करेंगे। डायग्राम क्या है जी, डायग्राम देखते हैं हम। डायग्राम में क्या होता है जी, फर्दर टैक्स ऑन सप्लाईज। फर्दर टैक्स ऑन सप्लाईज कैसे लगेगा, अगर एक रजिस्टर्ड पर्सन, अच्छा जी यहाँ एक्टिव और इनएक्टिव की बात आ गई। अच्छा, एक्टिव और इनएक्टिव क्या था, बेसिकली पहले फर्दर टैक्स ओनली अनरजिस्टर्ड पे चार्ज हो रहा था। अब कुछ ईयर्स पहले एक नई अमेंडमेंट लेके आई गई है, क्योंकि ये बेसिकली लाई क्यों हुई है, एक अलग पेंडोरा बॉक्स है। अगर हम इस तरफ चले जाएंगे तो एक लंबी हो जाएगी हमारी डिस्कशन, लेकिन मैं थोड़ा सा शॉर्टकट बता देता हूँ। IMF की रिक्वायरमेंट है कि आप नंबर ऑफ फाइलर बढ़ाएं, इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करें, जिसकी वजह से ये एक्टिव वाला भी इंक्लूड कर दिया गया फर्दर टैक्स की चार्जेबिलिटी के अंदर। अच्छा जी, अब एक्टिव और इनएक्टिव कौन होता है, जो रजिस्टर्ड हो, रिटर्न फाइल कर रहा हो, वो एक्टिव कहलाएगा, सेल टैक्स रिटर्न की बात हो रही है। अब जो रजिस्टर्ड है और रिटर्न फाइल नहीं कर रहा सेल टैक्स का, तो वो इनएक्टिव कहलाएगा, और इनएक्टिव को ही अनरजिस्टर्ड तस्वुर किया जाएगा। जैसे कि आप दोनों एग्जाम्पल में देख सकते हैं, अनरजिस्टर्ड में भी स्टैंडर्ड प्लस 4% चार्ज कर रहे हैं, एडिशनल टोटल 22% इसको चार्ज हो रहा है, और इनएक्टिव में भी यही चार्ज हो रहा है। तो बेसिकली दोनों की
जो नेचर है वो सेम ही रहेगी। अब यहाँ पे ये होता क्या है, ये बिल्कुल ही रजिस्टर्ड नहीं होता, ये रजिस्टर्ड तो होता है लेकिन टैक्स पे नहीं कर रहा होता। इसको भी पेनल्टी लगाई जाती है जी, आप टैक्स पे करें, अपने बेनिफिट अवेल करें, जैसे कि रजिस्टर्ड की डेफिनेशन के अंदर बताया गया कि इनपुट का एडजस्टमेंट लें। यहाँ पे देखिए जी, एक्टिव के लिए वही स्टैंडर्ड रेट चार्ज होगा और वो अपना जाके आगे इसका पूरा बेनिफिट ले लेगा। ठीक है जी। अब हम इसको एक्सेल की एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश भी कर लेते हैं, जो हमने बेसिक एग्जांपल से समझेंगे, अगर हमें समझ में आ जाती है तो उससे फिर फायदा क्या होगा, हमें समझने भी आसानी हो जाएगी, और कॉम्प्लिकेट करेंगे किसी चीज को तो वो उससे और मजीद हमें आसानी हो जाएगी। अच्छा जी, अब हम यहाँ बात करते हैं, फॉर एग्जांपल मिस्टर ए ने सेल की है बी को, और जो ए है वो रजिस्टर्ड है, बी जो है वो अनरजिस्टर्ड है। यहाँ पे हम ए किसको ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरर है, और बी किसको ले लेते हैं, सामने रिटेलर है या डिस्ट्रीब्यूटर है, वो रजिस्टर्ड नहीं है। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हमने 100 रुपए की कोई प्रोडक्ट बेची है, उस पर टैक्स चार्ज हुआ 18%। ठीक है जी, इसने एक खरीदी है 100 रुपए की रजिस्टर्ड पर्सन से। ठीक है, अब सेल किसको कर रहा है, ये मैन्युफैक्चरर ने तो अपना इनपुट ले लिया, अपना बेनिफिट अवेल कर लिया। जब अब सेल करेगा, तो अब इसको सेल करेगा, ये आपकी 100 फॉर एग्जाम्पल 25 रुपए पे सेल कर रहा है, तो इस पे टैक्स बना 23 रुपए। अब 23 रुपए तो ये बन गया स्टैंडर्ड रेट टैक्स, ये जो हम बात कर रहे हैं। ठीक है जी, ये सीधा सीधा 18 रुपए हो गया, 18% हो गया आपके 125 का। अब 23 रुपीज जो आप है, ये है बेसिकली स्टैंडर्ड रेट। अब जो हम पीछे एग्जाम्पल में अगर जाते हैं, तो ये वही वाली बात हो जाएगी। अगर सिंपल हम करते हैं 100 रुपए, और यहाँ पे हम 125 की अगर बेच रहे हैं, तो ये क्या होगा, आउटपुट और इनपुट की एडजस्टमेंट हो रही है, और यहाँ पे फर्दर टैक्स का कॉन्सेप्ट नहीं है, सिंपल ये है बेसिकली। अब यहाँ पे आते हैं, एक चीज की एडिशन हो गई, फर्दर टैक्स। फर्दर मतलब एक्सेप्ट या बिसाइड जो आपका है 18% स्टैंडर्ड रेट है, उसके अलावा जो चार्ज हो रहा है एज ए पेनल्टी कि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं ली। अच्छा, इसमें एक चीज मजे की बात ये बता दें हम आपको, जबकि ये अनरजिस्टर्ड है, ठीक है, अब अनरजिस्टर्ड है तो इसको क्या करना होगा, इसको एडजस्टमेंट भी नहीं मिलेगी, जिसको हम बेनिफिट की बात कर रहे थे। यहाँ पे इस केस में इसको एडजस्टमेंट नहीं मिलेगी, ये पूरे का पूरा वो चार्ज करके इससे आपका जो है मैन्युफैक्चरर है, इससे चार्ज करेगा 28 रुपीज, और गवर्नमेंट को जमा करा देगा। ये जो एडजस्टमेंट मिल रही है, ये इस मैन्युफैक्चरर को मिल रही है बेसिकली। इसने जो प्रोडक्ट बनाई, रॉ मटेरियल परचेज किया 100 रुपए का, फिर उसने बेचा 125 रुपए का, किसको बेचा, अनरजिस्टर्ड को। अब उसको उसने 18 रुपए भी चार्ज किया, और प्लस 4% और उसके एडिशनल चार्ज किया, जिसको हम फर्दर टैक्स कह रहे हैं। बेसिकली यही एक कॉन्सेप्ट है फर्दर टैक्स का। अगर हम यहाँ पे इसको उस पे स्लाइड के थ्रू भी हम आपको समझाना चाहें, तो उसमें भी हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे वही हम एग्जांपल रखेंगे सिंपल करने के लिए। 9000 की इम्पोर्टेंट 9200 की बेची मैन्युफैक्चरर को, मैन्युफैक्चरर ने किसको बेची आगे, डिस्ट्रीब्यूटर, जो क्या था, अनरजिस्टर्ड। अब अनरजिस्टर्ड है डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है, जो सेल कर रहा है आपका मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर ने कितने की परचेज की थी, 11,000 की। कितना इनपुट पे किया था, 1980। अब मैन्युफैक्चरर रजिस्टर्ड है, और ये इनपुट का बेनिफिट भी लेगा, जो हम यहाँ बात कर रहे थे बेनिफिट की। ठीक है जी, ये बेनिफिट अवेलेबल किसको रहेगा, सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन को। अब यहाँ पे वो इनपुट का बेनिफिट ले रहा है, और अपने आउटपुट के ऊपर वो एडजस्टमेंट ले रहा है। अच्छा, ये बात ध्यान में जरूर रखिएगा, जो फर्दर टैक्स होता है उसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं होती, ये बॉटम लाइन फिगर होती है, ये आपने एज इट इज गवर्नमेंट को रिकवर करके पे करनी होती है, जो कि इस केस में हम इसकी 2160 हम और प्लस 290 गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं। इस केस में मैन्युफैक्चर जो है वो रिकवर किससे कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर से। अब अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं, आगे क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल डिस्ट्रीब्यूटर खाली अनरजिस्टर्ड है, और सप्लाई चेन में और कोई अनरजिस्टर्ड है ही नहीं। अब डिस्ट्रीब्यूटर की जो जो इसको टैक्स चार्ज हुआ है डिस्ट्रीब्यूटर को, ये जो टैक्स चार्ज हुआ है, ठीक है जी, अब इसकी क्या होगा, कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। इसको कोई इनपुट, जो हम रजिस्टर्ड पर्सन की डेफिनेशन में बेनिफिट की बात कर रहे थे, अब यहाँ पे इसको कोई बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। अब ये आउटपुट भी चार्ज नहीं करेगा, जाहिर सी बात है, ये अपना मार्जिन चार्ज करेगा सिर्फ।
अब मार्जिन चार्ज किया, अब ये रिटेलर के पास आ गया ये मार्जिन के साथ। अब रिटेलर ने कितने का परचेज किया, 29,060 का। अब इस पे इनपुट तो इसने आउटपुट को ही नहीं चार्ज किया, इसलिए इसके लिए इनपुट भी कुछ नहीं बना। अब हुआ क्या, अब इस केस में जो रिटेलर है वो रजिस्टर्ड है। अब उसने क्या किया, 5,500 अपना मार्जिन रखा और इस पे ये टैक्स चार्ज किया। और अल्टीमेटली क्या हुआ कि ये वाला टैक्स भी, और इसके अंदर जो शामिल हुआ था, और टोटल मिला के अब ये टोटल जो रिकवरी हो रही है किससे हो रही है, एंड कंज्यूमर से, क्योंकि ये कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है। हमने पूरी जो स्कीम पढ़ी है ये कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, एंड कंज्यूमर से रिकवर करके हमने किसको पे कर दिया, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, फेडरल गवर्नमेंट को, राइट। आई होप कि आपको ये पूरी स्कीम समझ में आई होगी कि सेल टैक्स क्या होता है, उसकी हम इसको कंजम्पशन बेस क्यों कहते हैं, सप्लाई चेन में कौन कौन होता है, किस तरीके से टैक्स लेवी हो रहा होता है, चार्ज हो रहा होता है, और कैसे रिकवर होता है। लास्ट स्लाइड बट नॉट द लीस्ट, अच्छा इसमें हम रजिस्ट्रेशन की बात करेंगे। रजिस्ट्रेशन पे अभी हमने एक्सप्लेन भी किया आपको कि वो पर्सन जो टैक्सेबल सप्लाई के अंदर या जीरो रेटिंग के अंदर इंगेज है, तो वो रजिस्ट्रेशन वो अपनी लेगा, किस में लेगा, सेक्शन 14 में लेगा। एग्जाम्ड वाले को लेने की जरूरत नहीं है, अगर एक्सक्लूसिवली वो एग्जाम्ड के अंदर वो आपका सप्लाईज में इंगेज है तो। फिर आगे आ जाता है फाइलिंग का, कुछ आ जाता है कॉन्सेप्ट। फाइलिंग क्या होती है, किस तरीके से रिटर्न, बेसिकली सेक्शन 26 आपका जो सिलेबस का है वो डील कर रहा होता है सेल टैक्स रिटर्न को, ठीक है जी। अच्छा, फाइलिंग बेसिकली इनेक्जर सी जो होता है, ये इसमें आप सेल टैक्स रिटर्न के भी इनेक्जर्स होते हैं डिफरेंट, इसको हम प्रैक्टिकली भी इसको सीखेंगे भी, और आपको क्लास के सिलेबस कवर करने के बाद समझाएंगे भी। इनेक्जर सी सेल्स से जो आपका आउटपुट एरिया होता है वो सारा इसमें डिक्लेयर होता है, वो आपको फॉलोइंग मंथ की 10th को फाइल करना होता है, ये एक रिक्वायरमेंट है, रूल्स में लिखी हुई ये बात। अच्छा जी, और पेमेंट जो होती है वो 15 को आप कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि पेमेंट के लिए हमने अभी बात भी की, आप पेमेंट के लिए करेंगे क्या, आप इसके थ्रू अपनी इनपुट और आउटपुट की एडजस्टमेंट निकाल के, ये पेमेंट की बात हो रही है, ये पेमेंट आप कब करेंगे, ये आप पेमेंट की बात करेंगे 15 तारीख को, 15 ऑफ फॉलोइंग मंथ को आप पेमेंट करा देंगे। जब आपकी पेमेंट हो जाएगी फिर 18 को आप रिटर्न सबमिट कर सकेंगे अंडर सेक्शन 26, ठीक है जी। आई होप आपको समझ में आया होगा। ऑल दो टैक्स एक खुश्क और ना समझ आने वाला सब्जेक्ट है, लेकिन हम इस तरह से लेके चलेंगे इंशाल्लाह। आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना, और खान साहब की तरह जैसे कहते हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है, घबराना नहीं है। ये बहुत जो जिनको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे, सेल टैक्स के अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। इसी तरीके से हम इनकम टैक्स को भी लेके चलेंगे। ये एक इंट्रोडक्टरी क्लास थी जिसमें मैंने ओवरव्यू देने की कोशिश की है, सेल टैक्स की स्कीम क्या होती है, इसमें चीजें किस तरीके से एंगेज होती हैं और किस तरीके से लेके चला जाता है। तो जी ये था ओवरऑल। थैंक यू वेरी मच फॉर बेयरिंग मी, और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलते हैं आपको। जज़ाकल्लाह, थैंक यू, बाय बाय।